तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे कि केमिकल बॉन्ड को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि ये H और Cl के दरमियान में आप एक लाइन देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम जब वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो आप उसके दरमियान भी ये कुछ लाइंस देख रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये लाइंस नहीं हैं, ये बेसिकली बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है, यानी आपस में जोड़ के रखती है। यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक फोर्स है जो इन एटम्स को आपस में होल्ड करके रख रही है, इनको जोड़े रख रही है। उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that hold that holds together two or more atoms, molecules और आइंस। यानी ऐसी फोर्स है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को, आइंस को या मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखती है। ऐसी फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। तो बच्चे, अगर हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ें कि ये कितने टाइप की होती हैं, तो ये हमारे पास दो टाइप की होती हैं। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे मैं बात करूँगा तो ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? पहली को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। जैसे कि मैं एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल पुट करूँगा कि अगर ये H है और ये Cl है, इस तरीके से एक H और Cl ये है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब इनके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज का नाम देते हैं। तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है जी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इस पे हम बात करेंगे। ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इसी का दूसरा नाम केमिकल बॉन्ड भी है, इसी का दूसरा नाम केमिकल बॉन्ड है। तो आज हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्ड है। तो हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड की हमारे पास टाइप्स कौन सी होती हैं। उसके बाद हम आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी कि केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो उन टाइप्स में हम अगर देखें तो हमारे पास पहली टाइप आ जाती है आयनिक बॉन्ड। फिर हमारे पास जो दूसरी टाइप आ जाती है वो आ जाती है कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से जो तीसरी टाइप है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और जो चौथी टाइप है वो हमारे पास है जी मेटालिक बॉन्ड। तो हम इस चैप्टर के अंदर इन तीन केमिकल बॉन्ड्स पे बात करेंगे, यानी आयनिक बॉन्ड पे, कोवलेंट बॉन्ड पे और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा, इसकी जो रीज़न है, पहले रीज़न देखेंगे कि इसकी रीज़न क्या है कि वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ तो क्वेश्चन ये है कि वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। हम ये देखते हैं कि एटम केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है। पहली तो रीज़न हमें ये देखनी पड़ेगी कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है। तो पहली वजह ये है कि एटम जो है वो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो करना चाहता है। यानी कि द एटम्स वांट टू फॉलो द ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। यानी मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, टू फॉलो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, इस पे भी हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। फिर जो दूसरी बात है वो है टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। और जो तीसरी रीज़न है वो हम लिखेंगे कि टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। और जो चौथी रीज़न है
टू लोअर देयर एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को वो क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो पॉइंट है जिन पे हम डिस्कस करेंगे जी। पहला है कि डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या है। तो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल ये है कि अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो ये डुप्लेट रूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यानी डुप्लेट रूल को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, द एबिलिटी ऑफ एटम टू अटेन द 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं कि उसने डुप्लेट रूल को कंप्लीट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं अगर बात करूँ H और H की, तो आप ये देखते हैं कि H के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे हाइड्रोजन को देखेंगे तो उसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर कर लिया। तो इनकी शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड हमारे पास बन रहा है, इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे इसने क्या कर लिया है, जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसने डुप्लेट रूल को फॉलो कर लिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्लोरीन और क्लोरीन की, तो आपको पता है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो 7 होती है। तो उन 7 इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं जी, एक को डॉट से और एक को क्रॉस से हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इधर भी 8 हो गए हैं और इधर भी 8 हो गए, इसका मतलब है इसने भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। तो ये हमारे पास है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, डुप्लेट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दूसरी वजह स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, तीसरी वजह नोबल गैसों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए, और चौथी वजह अपनी एनर्जी को लोअर करने के लिए। नोबल गैसेस क्या होती हैं, मैं नोबल गैसेस के बारे में भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हम बड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और बेसिक लेवल से मैं शुरू करूँगा और एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊँगा। तो उसमें सबसे पहले नोबल गैसेस आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर एक आखिरी जो ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम नोबल गैसेस है, जिसको हम 8A भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन आता है जी, इसमें आता है हीलियम आता है, नियोन आता है, ऑर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जीनॉन आता है, और हमारे पास रेडॉन आता है। तो ये कुछ एटम हैं जो नोबल गैसेस में आते हैं। इनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि इसमें 2 हैं, बाकी सब के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हर एटम की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसों की तरह कर लूँ, ठीक है जी। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो उसके बाद हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, और मेन टॉपिक हमारे पास है जी कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और आयनिक बॉन्ड की जो है डिटेल पे हम बात करेंगे, 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। तो बच्चे, एटम ने जब अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना होता है या ऑक्टेट और डुप्लेट को फॉलो करना होता है, तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से कर सकता है। तो उसमें पहला जो हमारे पास बॉन्ड है वो है केमिकल बॉन्ड। जो पहला तरीका है जिससे एटम अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करता है वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो बच्चे ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चूँकि केमिकल बॉन्ड है तो डेफिनेटली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे कि अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron is called आयनिक बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब हम ज़रा देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसकी जो बड़ी वेल नॉन एग्जांपल है जिसको पूरी दुनिया डिस्कस करती है वो है जी NaCl, यानी टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन बेसिकली ये सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में एक आयनिक बॉन्ड है। तो हम देखते हैं कि ये बॉन्ड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि हमारे पास ये सोडियम के बारे में देखते हैं कि सोडियम क्या है। देखें जी, सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो है जी 2, 8 और 1। यानी सोडियम की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो देखें, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, ये हम चेक कर लेते हैं जी। तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 8 हो जाएगी।
और आपको पता है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है। तो उसका मतलब है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी क्योंकि उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ले, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले और अपने आप को स्टेबल कर ले। तो इधर हम क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन को अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो ये क्या करेगी? इसके लिए आसान ये है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने यहाँ पे लूज़ किया था, ये वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, और जब ये गेन करेगी तो इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे ये हम चेक कर लेते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 आ चुके हैं। इसका मतलब है इसने भी अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लिए। तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ और इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया और नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से बना है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सोडियम जो है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो उसका मतलब है मैं यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं ये बात कर सकता हूँ कि ये जो आयनिक बॉन्ड है ये बिटवीन मेटल और नॉन मेटल बनता है, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बनता है। ठीक है जी। मेटल कौन है? डेफिनेटली जो मेटल होती है ये इलेक्ट्रॉन लूजर होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है जी? लूज करती है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करती है जी? गेन करती है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि आयनिक बॉन्ड के अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये दो बातें मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक तीसरी बात भी यहाँ पे कर सकता हूँ, ज़रा उसको देखते हैं कि वो तीसरी बात कौन सी है। देखिए, जो सोडियम था ना, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था। इसका मतलब है कि इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये लो है। बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी। मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है ये बड़ा आसान है, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। और ये जो क्लोरीन जिसकी हमने बात की थी, इसने इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन किया था। तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी एटम के अंदर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी, और नॉन मेटल इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, मीन इट्स एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड दो ऐसे एटम के दरमियान बनता है जिसमें एक की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि आप ये बताएं कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है और किसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है लो होती है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लो होती है, और जो नॉन मेटल है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ये हाई होती है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान बना है। तो यहाँ पे हम एक बात ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है, यानी NaCl का ये जो बॉन्ड बना है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, NaCl का ये जो बॉन्ड बना है ये किस किस के दरमियान बना है जी? Na+Cl नेगेटिव। तो NaCl यानी Na पॉजिटिव है और Cl यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड है जो एक कीटाइन और एक इनाइन के दरमियान बनता है। तो ये चार बातें मैंने बताई कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, दूसरा गेन करेगा। तीसरी बात मैंने बताई कि एक की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होगी। मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होती है। दूसरी बात हम ये भी एक और बात भी कर सकते हैं कि ये कीटाइन और इनाइन के दरमियान बनता है। कीटाइन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और इनाइन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको बताना चाहूँ कि ये कैसे सोडियम और क्लोरीन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको जो है वो लूज़ किया है, तो इसको हम ज़रा देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ पे रेज करके आपको बताता हूँ। जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि किस तरीके से, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का जो न्यूक्लियस है ये, और इसके अंदर अगर आप देखें तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हैं, तो पहले के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कितने हैं, ये 2 हैं, सोडियम की बात कर रहा हूँ। दूसरे में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 8 हैं। और अगर मैं तीसरे की बात करूँगा तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है। ठीक है जी, ये सोडियम है। तो और अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन को बनाता हूँ तो क्लोरीन के लिए पहले में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन जी 8 हैं, 10, और तीसरे में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 7 हैं। तो होगा क्या कि डेफिनेटली ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ये वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इन दोनों के दरमियान में एक हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। वो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं कि पहले में जो थे वो 2 थे, दूसरे में कितने थे जी, वो 8 थे। अब देखें, इसका तीसरा शेल अब नहीं होगा, जब ये बॉन्ड बनेगा ना तो इसका तीसरा शेल नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव हो गया। और इधर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहले में 2, दूसरे में 8, और तीसरे में भी कितने आ चुके हैं जी, ये 8 आ चुके हैं, और इस पर चार्ज कौन सा आ गया जी, नेगेटिव आ गया। तो ये हमारे पास है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से बनता है, और आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशंस क्या हैं। तो मोस्टली मेटल नॉन मेटल के दरमियान बनता है। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि बताएं जी कौन सी मेटल्स और कौन सी नॉन मेटल, तो मोस्टली ये जो बॉन्ड बन रहा होता है ये फर्स्ट ए एंड सेकंड ए की मेटल्स के दरमियान, और उधर से हमारे पास जो है ना वो 6th ए एंड 7th ए की नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। फर्स्ट ए मेटल्स कौन सी हैं जी, ये आपको याद है जी, बड़ा आसान सी बात है कि हाली ने की रब से फरियाद, इसमें हाइड्रोजन शामिल नहीं होगी क्योंकि वो नॉन मेटल है। हाली ने की रब से फरियाद, ये आप जानते हैं जी, हीलियम जो है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। और सेकंड ए कौन सा है जी, सेकंड ए आपको पता है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। इसी तरीके से 6th ए हमारे पास कौन सा है जी, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलोरियम, पोलोनियम। 7th ए की बात करें तो ये आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप इसमें से कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ जी, जो आयनिक बॉन्ड किए हैं, जिसमें KCl हो गया, हमारे पास NaCl हो गया, NaF हो गया, इसी तरीके से जो है वो CaCl2 हो गया, CaO हो गया, MgO हो गया। ये सारी की सारी हमारे पास आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इनको आप डिस्कस कर सकते हैं। अब लास्ट पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पास प्रीवियस बोर्ड में बार बार आए हुए हैं जी। बोर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है कि वो है कि डिफ़ाइन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को आप डिफ़ाइन करें, डेफिनेशन आती है। फिर यहाँ पे सवाल आता है जी कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, वाई इट इज़ फाउंड बिटवीन, वाई इज़ इट फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये क्यों बनता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, MCQs बाकी साथ साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस लेक्चर को आप देखिए, अगर आपको चैनल पसंद आए, आपको लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह हम इस न्यू सिलेबस की पूरी जो बुक्स के जो टॉपिक्स हैं उस पर हम